दोस्तों, ICS हरदोई की इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं G7 समूह और भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वर्तमान प्रारूप G7 का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये पुराना समूह है। इसे G7 की जगह G10 या G11 होना चाहिए। G7 का 46वां शिखर सम्मेलन USA के कैंप डेविड में प्रस्तावित था 10 से 12 जून के बीच में, जिसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्थगित कर दिया है। इसका 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस के बियारिट्ज में हुआ था। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, USA, कनाडा शामिल हैं। ग्रुप्स ऑफ 7 जो है ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA, कनाडा का एक समूह है, जिसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। 1997 ईस्वी में इस ग्रुप ऑफ 7 में रूस भी शामिल हो गया। तब इस ग्रुप G7 का नाम G8 हो गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण रूस को इस ग्रुप से निकाल दिया गया और ये ग्रुप दोबारा G7 ही हो गया। इस G7 का कोई औपचारिक संविधान नहीं है, ना ही कोई मुख्यालय है। G7 के विस्तार से चीन के लिए वास्तव में कड़े संदेश जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में हांगकांग, ताइवान, कोविड-19 और दक्षिणी चीन सागर विवाद के कारण चीन को एक कड़े संदेश अमेरिका देना चाह रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने शासनकाल में 5 बार इस समूह के सम्मेलन में गए थे, लेकिन तब ये G8 हुआ करता था। भारत के G7 में हिस्सा बनने पर उसे एक नई पहचान अवश्य मिलेगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड में संस्थागत प्रसवों के मामलों में काफ़ी कमी आई है। संस्थागत प्रसव क्या होता है ये जान लीजिए। किसी भी चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में बच्चे का जन्म होना, प्रसव होना, इससे माँ और बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सकता है। कोविड-19 के कारण इसमें काफ़ी कमी आई है। मेन कारण था कि इन अस्पतालों में कोविड के कारण संक्रमण के चांसेस बढ़ जाने की वजह से इसमें कमी आई है। मार्च 2020 की तुलना में अप्रैल 2020 में कुल मामलों में 15.39% की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 में ये 44.9% था और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 में यह 70.2% था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के अनुसार भारत में 2005 से 2006 के बीच में 39% इसमें बढ़ोतरी हुई थी और 2015-16 में इसमें 79% बढ़ोतरी हुई थी। कोविड-19 महामारी के इस दौर में अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता नहीं किया जा सकता है। कोविड-19 और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हुआ है। दोनों देशों के गैर सैन्य क्षेत्र में गोलीबारी की गई। दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी की गई। 1953 में दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम का समझौता हुआ था। यूनाइटेड नेशन कमांड UNC ने पाया कि इसमें दोनों ही देश दोषी हैं। इस UNC की स्थापना जून 1950 में हुई थी। इसमें बहुराष्ट्रीय सैन्य बलों की एकीकृत सैन्य कमांड है। ये चीन द्वारा थाड का विरोध। USA द्वारा दक्षिण कोरिया में थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती की है। चीन ने इस तैनाती का विरोध किया है। USA का कहना है इस बारे में कि उत्तरी कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिस कारण उसने यह मिसाइल सिस्टम तैनात किया है।
दक्षिण कोरिया के ओसान में यूएसए का सेना बेस है। चीन ने कहा है कि थाड के उन्नत रडार सिस्टम से उसकी सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है, इसलिए चीन विरोध कर रहा है। थाड क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। ये 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारक क्षमता रखता है, और इसका जो संबोधन दिया जाता है वो हिट टू किल, ये नष्ट कर देता है पूरी तरीके से किसी भी आने वाली मिसाइल आदि को। नासा और स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो नासा ने इस निजी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्री, एक हैं डग हार्ले और दूसरे हैं बॉब बेनकेन, डग हार्ले और बॉब बेनकेन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया है। इस जो क्रू कैप्सूल था उस क्रू को नाम दिया गया, क्रू ड्रैगन नाम दिया गया इस कैप्सूल को, और ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है फ्लोरिडा के पर स्थित केप कैनेडी स्पेस सेंटर से। इस स्पेस एक्स के इस रॉकेट को यूज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, और इस क्रू ड्रैगन को यूज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि इससे पहले यूएसए जो था रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान पर डिपेंड था, और यूएसए चाहता है कि उसकी सोयूज और रूस पर निर्भरता जो है वो कम हो जाए। नासा के जो अगले कुछ कार्यक्रम हैं, नासा 1950 के दशक से ही चाह रहा था कि मंगल पर मानव मिशन भेजे, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, और उसने 2030 तक मंगल के लिए मानव मिशन की घोषणा की है। नासा ने 2024 तक आर्टेमिस मिशन की घोषणा की है, जो चंद्रमा पर मानव मिशन दोबारा भेजेगा। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। सेंट्रल मरीन फिशरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में एक तट है सेतु कराई तट, वहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली की खोज की है जिसका नाम है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। इसका जूलॉजिकल नाम है स्कार्पोनोसप्सिस नेग्लेक्टा। रंग बदलने में ये मछली सक्षम होती है। इसकी रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिक विष होता है। जो ये न्यूरोटॉक्सिक है ये तंत्रिका ऊतक हेतु बहुत खतरनाक होता है। ये मछली जहरीले कांटों से युक्त होती है। यूनेस्को ने कहा था कि मन्नार की खाड़ी में 4223 प्रकार की समुद्री प्रजातियां हैं। सेतुकरई के बारे में जान लेते हैं। सेतुकरई तमिलनाडु का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसा हिंदू धर्म में मानता है कि भगवान राम ने लंका तक जाने के लिए यहीं से पुल का निर्माण प्रारंभ किया था, सेतुकरई से। मिसाइल पार्क। भारतीय पूर्वी नौसेना कमांड जो है आईएनएस कलिंग, इसने एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखा है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। भारतीय पूर्वी नौसेना कमान आईएनएस कलिंग की स्थापना 1981 में हुई थी। इसी पर तैनात सभी अधिकारियों, नाविकों, सहायक कर्मचारियों को ये मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ समर्पित होगा। इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास से लोगों को परिचित कराना। आईएनएस कलिंग 734.1 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाखापत्तनम नवल बेस से 40 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारतीय पूर्वी नौसेना कमान आईएनएस कलिंग का मेन जो कार्य था वो मिसाइलों को तैयार करना, उनका भंडारण करना तथा उनका वितरण करना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। प्रत्येक वर्ष 31 मई को WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसकी थीम है युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना।
इसके और उद्देश्य जो हैं कि तंबाकू के हानिकारक उपयोग और प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना तथा किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना। रासायनिक यौगिक जो तंबाकू के धुएं में पाए जाते हैं वो हैं निकोटीन, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, लेड सीसा, आर्सेनिक, अमोनिया तथा कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं जैसे यूरेनियम, बेंजीन, नाइट्रोसेमिन। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग के निकाय नैसकॉम ने मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे। नैसकॉम जो है वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। ये लाभ निरपेक्ष संस्था है। यह पोर्टल भारत में एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित संसाधनों के साझाकरण हेतु भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल दस्तावेज, केस स्टडी, शोध रिपोर्टों आदि को भी साझा करेगा। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई भी लॉन्च किया। युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना है तथा उन्हें नए युग के तकनीकी दिमाग, प्रासंगिक एआई कौशल विकास एवं आवश्यक एआई टूल सेट तक पहुंच प्रदान करना है ताकि उन्हें भविष्य में डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके। कांगड़ा चाय। कोविड-19 के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोलकाता में आई बाढ़ के कारण कांगड़ा चाय का उत्पादन करने वाले किसानों को परिवहन लागत बढ़ने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़े ज़िले में किया जाता है। कांगड़ा ज़िला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ किया जाता है। इसे अपने अनूठे स्वाद और रंग के लिए जाना जाता है। इसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैंचिस और पॉलीफिनॉल्स उपलब्ध होते हैं। इसका उपयोग सैनिटाइजर, साबुन, सिरका, वाइन आदि बनाने में भी किया जाता है। नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स। नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स। भारतीय वायुसेना कोयम्बटूर के निकट सुलूर बेस पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के बेड़े, जिसमें तेजस जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे, के साथ अपने स्क्वाड्रन को संचालित करने के लिए तैयार किया है, जिसे नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है। इसे वायुसेना सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्क्वाड्रन का आदर्श वाक्य जो है, तीव्र और निर्भय। यह आधुनिक बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू विमान के साथ संचालन करने वाला दूसरा भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन होगा। वर्ष 1965 में नंबर 18 स्क्वाड्रन का गठन किया गया था। तेजस चौथी पीढ़ी का टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को सबसे हल्का और अपनी तरह का सबसे छोटा विमान माना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI द्वारा रजत पदक विजेता अमित पंघाल और विकास कृष्ण को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। अमित पंघाल वर्ष 2019 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले मुक्केबाज बने थे।
राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र, 7.5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। बीएफआई ने अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए विश्व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी लोविना बारगोहेन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को नामित किया है। यह युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 5 लाख रुपए, अर्जुन की प्रतिमा और प्रमाण पत्र दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020, इसमें बीएफआई ने महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अली कमर और सहायक कोच छोटेलाल यादव को नामित किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को आधारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है। यह स्पोर्ट्स कोचिंग अवार्ड है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी। इसे युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए वार्षिक तौर पर दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को कांस्य की बनी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार 2020, ये आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। बीएफआई ने वर्ष 2008 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार की विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता ऊषा नागिशेट्टी को नामित किया है। ध्यानचंद पुरस्कार को आधारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जाना जाता है। यह भारतीय गणराज्य का आजीवन उपलब्धि के लिए प्रमुख खेल सम्मान है। उस पुरस्कार की शुरुआती वर्ष 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार को भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक तौर पर प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए नकद का पुरस्कार दिया जाता है। मेरा जीवन मेरा योग, मेरा जीवन मेरा योग 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति मन की बात संबोधन में मेरा जीवन मेरा योग, इसे जीवन योग भी कहा गया है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। यह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है। इस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य योग के बारे में लोगों को जागरूकता उत्पन्न करना और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवलोकन में सक्रिय भागीदारी बनने के लिए प्रेरित करना है। यह प्रतियोगिता व्यक्ति के जीवन में योग के परिवर्तनकारी प्रभाव पर केंद्रित है। 21 जून 2020 को आगामी छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों के रूप में शुरू की गई। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के प्रतियोगियों को 3 योगाभ्यासों जैसे आसन, क्रिया, बंद, प्राणायाम, मुद्रा पर एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा और उसमें प्रतिभागियों को यह संदेश भी शामिल करना होगा कि इन योगाभ्यासों द्वारा उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया। यह प्रतियोगिता फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जन भागीदारी का समर्थन करेगी। इस प्रतियोगिता में प्रथम 3 विजेताओं को क्रमशः 1,50,000, 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लोकसभा के नियम 266 एवं 267। राज्यसभा सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैनल की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्यों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
समिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों की अनुमति नहीं दिए जाने का मुख्य कारण बताया गया है कि इससे गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। इस तरह के आयोजनों में अकेले बैठे सदस्य की कोई गारंटी नहीं होती है। नियम 267, इस नियम में कहा गया है कि समिति की बैठकें संसद भवन में ही होंगी। हालांकि अध्यक्ष के पास उन बैठकों का स्थान बदलने की शक्तियां होंगी। नियम 266, इस नियम में बताया गया है कि सभी समिति की बैठकें निजी तौर पर आयोजित की जानी चाहिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है। यह अनिवार्य है कि समिति की बैठकों में सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी की गोपनीयता की रक्षा हो। इसलिए यह तर्क दिया गया कि जब समिति के सदस्य विभिन्न संस्थानों में कार्य करते हैं, तब आभासी बैठकों में गोपनीयता की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रोजगार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की है। यह कौशल प्रशिक्षण कोर्स TCS-ION के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। सॉफ्ट स्किल पर आधारित यह कोर्स वर्तमान में उद्योगों की मांग के अनुरूप तथा रोजगार चाहने वालों को कॉर्पोरेट शिष्टाचार, अंतर व्यक्तिगत कौशल, प्रस्तुत कौशल आदि में सुधार करने में मदद करेगा। कौशल से संबंधित प्रशिक्षण का मॉड्यूल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय कैरियर सेवा के एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रोजगार की तलाश, करियर परामर्श, कौशल विकास पाठ्यक्रम पर जानकारी, प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप जैसे विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए NCS प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा 20 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। यह परियोजना केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के महानिदेशक द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह एक ही स्थान पर विभिन्न समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता है, जो भारत के नागरिकों को रोजगार, कैरियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। केंद्रीय रोजगार परिषद गारंटी परिषद की 21वीं बैठक 2 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बताया गया कि मनरेगा सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 261 स्वीकृत कार्य हैं, जिनमें 164 प्रकार के कार्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों एवं जल संरक्षण एवं सिंचाई परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जिससे कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी। कोविड-19 के कारण उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों के दौरान जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत गठित एक फोरम है। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों सदस्य होते हैं तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यह परिषद मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए केंद्रीय निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली की भूमिका निभाती है।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के कामकाज की समीक्षा की। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त परिषद है। यह परिषद ऊर्जा, पर्यावरण, व्यवसाय प्रक्रिया एवं उत्पादकता सुधार के लिए परामर्श एवं क्षमता निर्धारण आधारित विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रही है। एनपीसी टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का एक घटक है, जो एक अंतर सरकारी निकाय है जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य है। तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना के गठन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च 2014 को भारत सरकार ने 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तेलंगाना भारतीय संघ के अंतर्गत गठित होने वाला 29वां राज्य है। इस गठन के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए अपनी राजधानी के रूप में साझा करेंगे। बाद में सीमांध्र आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी स्थापित करेगा। हालांकि हैदराबाद के राजस्व पर अधिकार केवल तेलंगाना को ही मिलेगा। साथ ही सीमांध्र आंध्र प्रदेश को कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना का गठन। वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों को उनकी भाषाओं के आधार पर गठित करने के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर के एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य बनाने का निर्णय लिया। तेलंगाना के सभी प्रकार की सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए 1956 में जेंटलमैन समझौता किया गया। वर्ष 1969 में तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ, किंतु धीरे धीरे यह आंदोलन मंद पड़ गया। वर्ष 2001 में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू किया। जेंटलमैन समझौता। वर्ष 1956 में भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से पहले तेलंगाना और आंध्र के नेताओं के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलंगाना के खिलाफ भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रदान की थी। गौरतलब है कि तेलंगाना में अधिकांश आबादी आंध्र प्रदेश की तुलना में पिछड़े समुदाय की है। इसलिए एकीकृत आंध्र प्रदेश के रूप में राज्यों के एकीकरण से इन पिछड़े समुदायों को भेदभाव से बचाने के लिए समझौता किया गया था। इस समझौते के उल्लंघन को आज तक अलग राज्य तेलंगाना के गठन का एक मुख्य कारण बताया जाता है। भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के औषधि औषधि कोष आयोग। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस आयोग ने वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं, पहली भारतीय औषधि के लिए औषधि कोष प्रयोगशाला PLIM और होम्योपैथिक औषधि कोष प्रयोगशाला HPL का विलय किया गया। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2010 में स्थापित भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग एक स्वायत्त शासी संगठन है। इसका एक अन्य उद्देश्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में आवश्यक संशोधन करके PSIM&H एवं इसकी प्रयोगशालाओं के विलय के वाले ढांचे को कानूनी दर्जा प्रदान करना है। स्वदेश। कोविड-19 के कारण वंदे भारत मिशन
वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु भारत सरकार ने इन नागरिकों को कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश शुरू की है। इसका उद्देश्य भारतीय एवं विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। यह भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस पहल के तहत लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड भरना आवश्यक है। एकत्रित जानकारी को देश में नियोजन के उपयुक्त अवसरों के लिए कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। यह कार्ड राज्य सरकारों, उद्योग संघों और नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विचार विमर्श के जरिए लौटने वाले नागरिकों को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करेगा। अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों में जहां से नागरिक वापस लौट रहे हैं उन शीर्ष देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरब शामिल है। कौशल मानचित्रण के अनुसार इन नागरिकों को मुख्य रूप से तेल एवं गैस, विनिर्माण, पर्यटन, मोटर वाहन और विमानन जैसे क्षेत्रों में नियोजित किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोलकाता बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित ये देश का पहला बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ के कारण इसे कठिन नौवहन मार्ग माना जाता है। वर्ष 1975 में निर्मित फरक्का बैराज ने इस बंदरगाह की समस्या को तब काफ़ी कम कर दिया जब गंगा के पानी को भगीरथी हुगली नदी प्रणाली की तरफ मोड़ दिया गया था। देश के अन्य बंदरगाहों के परिवर्तित नाम। 1988 में भारत सरकार ने नेवा सेवा पोर्ट का नाम बदल कर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया था। 2011 में तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट किया गया। इंदौर बंदरगाह लिमिटेड को जाने मारे स्वतंत्रता सेनानी एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड कर दिया गया। वर्ष 2017 में गुजरात का कांडला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। फास्ट चीन का 500 मीटर एपर्चर वाला गोलाकार टेलीस्कोप है जो सितंबर 2020 में एलियन के संकेतों की खोज शुरू करेगा। जनवरी 2020 में चीन द्वारा इस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर विश्व को सार्वजनिक की गई। इस टेलीस्कोप का व्यास लगभग 500 मीटर है। पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद यह प्यूर्टो रिको में अरेसिबो वेधशाला द्वारा कवर किए गए आकाशीय क्षेत्र को 2 बार स्कैन करने में सक्षम होगा, जो अब तक दुनिया में सबसे बड़े सिंगल एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप के लिए एक रिकॉर्ड है। इस टेलीस्कोप को चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के पिंगटोंग काउंटी में स्थापित किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। इसे आई ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है ये करंट अफेयर्स की क्लास सबको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे जो भी नए अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।